नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। न जाने आज विजय दिवस के दिन इस डायलॉग की याद क्यों आ रही है। जुबां पर यह डायलॉग चढ़ा हुआ है। दरअसल आज है ही इतने गर्व का दिन, क्योंकि आज हमारी सेना वो जीत हासिल की थी जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। हमने पाकिस्तान की सेना को महज 13 दिनों में सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी 93,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। और इसी विजय के साथ जन्म हुआ था बांग्लादेश का। आप बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं। लेकिन सोचिए, जिस बच्चे को उसके दुश्मन पाकिस्तान से भारत ने बचाया था, जिस पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया था, तो हमने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। आज वो बच्चा चंद कट्टरपंथियों और जमातियों के चंगुल में फंसकर 53 साल बाद उसी पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है और भारत को आंख दिखाने की बात करता है। लेकिन वो भूल गया अमिताभ बच्चन का डायलॉग। वो भूल गया आज भी भारत की तरफ से अनाज और सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली भारत की तरफ से ही जाता है, तो उसका पेट भरता है, उसकी जीवन चलती है। और अब तनाव की स्थिति में सप्लाई जरा कम हुई कि हालत खराब होने लगी है। तो क्या पाकिस्तान की राह पर चलकर बांग्लादेश भी बर्बाद होगा? क्या विजय दिवस के मौके पर भी यूनुस सरकार को कुछ याद नहीं आ रहा? तो क्या अब यूनुस सरकार को भारत के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ते में हम क्या हैं, ये किसी और तरीके से बताने का वक्त आ गया है। संसद में तो आज विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने भी कह दिया, अब बहुत हुआ, अब कुछ कीजिए सरकार। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। तो सवाल यही है कि आखिर विजय दिवस पर भी यूनुस को पाकिस्तानी सेना की यातनाएं याद नहीं आई? जिन कट्टरपंथियों ने कत्लेआम किया, उनके साथ मिलकर यह कैसा विजय दिवस मनाया जा रहा है बांग्लादेश में? पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसकर बांग्लादेश भी बर्बाद होगा। 53 साल पहले भारतीय सेना के प्रहार और महज 13 दिन में सरेंडर क्या भूल गए? आज इन्हीं सवालों के साथ बहस की शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता, सुरेंद्र सिंह लाली हैं, विदेश मामलों के जानकार, हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही हैं, जिन्होंने 1971 की वो जंग लड़ी जिसमें इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो कर्नल साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा और सबसे पहले तो विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। और आप जैसे जांबाजों की बदौलत आज इस जनरेशन, हम जैसे जनरेशन के लोग भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये विजय दिवस शानदार है, जबरदस्त है और इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा सरेंडर। लेकिन जिस बांग्लादेश के लिए, जिन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हमने 13 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज उस बांग्लादेश में चंद कट्टरपंथियों की वजह से आप मानकर चल रहे हैं कि ये बांग्लादेश हरकत कर रहा है, या फिर माने कि पाकिस्तान की वो राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश, जो 53 साल पहले बांग्लादेश था वो अब नहीं रहा? ये सवाल मुझसे? जी 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 कर्नल साहब। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश तो वही है, पर बांग्लादेश की हुकूमत वो नहीं है और एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। श्रीलंका का हाल आपने देखा,
पाकिस्तान का रिजीम चेंज किया गया, म्यांमार का रिजीम चेंज किया। हम आदतन पाकिस्तान को हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। इस बार भी वो जिम्मेवार है, और उसके अलावा कुछ बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। और जो हम कहते हैं आईएसआई का रोल है, जरूर है, पर सीआईए या उनके जो जॉन सोरस टाइप एजेंट्स हैं, जिनका के पेशा ही रिजीम चेंज कराना है, वो लोग भी इसके पीछे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपने देश में कुछ लोग ये फोरकास्ट करते रहे कि जो कल बांग्लादेश में हुआ है वो हम आने वाले कल में शायद भारत में देखें। उसके पहले अंडर प्रेशर थे कि हसीना उनको अमेरिकन बेस बनाने के लिए जमीन देने को तैयार नहीं थी। उनको हटाया गया, उनका रिजीम चेंज कराया गया, उसको देश से निकलकर हमारे देश में शरण लेनी पड़ी। इन सब चीजों को अलग करके देखा नहीं जा सकता, ये एक कड़ी है। आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे देश में भी ऐसे हैं लोग। कौन हैं वो ऐसे दुश्मन, कौन हैं देश में? जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ही नहीं या बड़े खतरे में है, देश में भी बोलते हैं, विदेश में जाकर भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी साफ हैं और इनकी तरफ से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये एक बड़ा खतरा आप बता रहे हैं कर्नल साहब, ये बड़ा खतरा, और इशारा आपने आपका मुझे लगता है यहाँ जो पैनल में मौजूद सभी लोग हैं और दर्शक भी, वो बेहतर समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं चलिए आज मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं और समझने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले यहाँ याद करना और याद दिलाना भी ज़रूरी है। बांग्लादेश की अगर जो यूनुस सरकार है या चंद कट्टरपंथी हैं, जमाती हैं या पाकिस्तानी हैं, उन्हें उस सरेंडर की कहानी याद करना ज़रूरी, याद दिलाना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप जब अब चूंकि उस जंग में लड़े थे तो वो कहानी क्या थी और कैसी थी? देखिए, ये बड़ी मिसाल है जब के हथियारबंद, हथियारों के साथ, अम्यूनिशन के साथ, जख्मी नहीं तंदुरुस्त 93,000 फौजियों ने घुटने टेक दिए और अपने हाथ हथियार सरेंडर कर दिए और झुककर बैठ गए हथियार डाल। तो ये एक हमारी फौज की बड़ी भारी जीत थी। जब हम याद दिलाना चाहते हैं अपने शत्रुओं को इस सरेंडर का, पूरे संसार को हमारी इस विक्ट्री का, ये दिन हमें खुद ऐसे फौजी मुझे याद दिलाता है कि हमने वो 93,000 कैदी बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको टॉर्चर किए, बिना उन्हें गैस चैम्बर्स में डाले, बिना उनके हाथ पैर तोड़े, सही सलामत, अच्छा तंदुरुस्त हेल्दी खाना खिलाते हुए 3 मील्स 4 मील्स ए डे हमने उनको वापस कर दिया। हमारे उसी जंग के 78 प्रिजनर्स हैं, जिनमें से जो सर्वाइवर्स हैं वो आज तक पाकिस्तान की लखपत जेल में है। हमने उनका ट्रांजैक्शन नहीं किया कि हमारे 78, हमारे 93। और ये कहा जाता है कि जब सरेंडर पर पेपर पर साइन करने की बारी आई थी तो नियाजी रो रहे थे, जिन्हें सरेंडर करना था। रोना ही चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह उन्होंने बंगाली पॉपुलेशन को ट्रीट किया था, मेरे ख्याल में रोना बड़ी कम चीज थी। मैंने रोने का जिक्र इसलिए किया कि ये लोग इतनी जल्दी फिर आंसुओं को भूल कैसे जाते हैं, भारतीय सेना के इस शौर्य को भूल कैसे जाते हैं कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। देखिए, वो तो उनकी फितरत है, हर फौज की अपनी अपनी फितरत होती है। हम लोग युद्ध आपसी किसी जंग झगड़े में नहीं करते। हम लोग जंग किसी मजहब को लेकर नहीं करते, हम लोग किसी जिदबाजी को लेकर, जुल्म के लेकर जंग नहीं करते। हम देश के लिए जंग करते हैं जी। जाती तौर पर हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी।
तो बिल्कुल सर, कर्नल साहब, और भारतीय सेना अपने जीने का अनुशासन तरीका और अलग है। अपनी परंपरा उनका को लेकर इसीलिए प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा सरेंडर और इतनी बड़ी जीत और विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, गर्व का दिन सबके लिए, लेकिन सवाल यहीं पर यही है कि इस विजय दिवस के दिन भी हम याद दिलाना चाह रहे हैं बांग्लादेश को कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो पाकिस्तान की राह पर चलकर बर्बाद ही हो जाओगे। और कैसे बर्बाद होगे वो हम लगातार, महंगाई कितनी बढ़ने लगी है, वहाँ सामानों की किल्लत होने लगी है, अनाज, चावल, तेल तमाम जो हैं वो ख़त्म होने लगे हैं, वो हम दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं लोगों को। लेकिन इस बीच सुरेंद्र जी, आप ये जो तमाम हमने जिक्र किया, मार्केट से आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, तेल ख़त्म, सब कुछ वहाँ पर अब स्थिति डमाडोल होने लगी है, बिगड़ने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि अब विजय दिवस के दिन कम से कम होता है कि आदमी पास्ट भूल जाता है, तो इसी दिवस के ज़रिए उन चीज़ों को याद किया जाता है। तो कम से कम अब तो याद कर ले कि भाई जिस पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठे हो, उस पाकिस्तान की सेना यहाँ आकर बलात्कार और नरसंहार कर चुकी है। नमस्कार सुमित जी, सबसे पहले तो मैं सर झुका के हमारी सेना को और जो सेना के लोग यहाँ हैं मैं उनको नमन करता हूँ। सुमित जी, ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग किस्म की भी है और थोड़ी साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि आप देखिए, आपने कहा कि ये आंसू भूल क्यों गए। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसी केस स्टडीज है जो बेसिकली तो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, पर उन्होंने इतनी नफरत पाली है यूद और हनूद के लिए, यहूदियों के लिए और हिंदुओं के लिए, कि उसमें ये अपने मुस्तकबिल के साथ भी खेल रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हमें उन्हें पाकिस्तान आर्मी से बचाया, मतलब जो दुष्कर्म उस आर्मी ने किए और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन स्पॉटलाइट में, मतलब इट इज मोर देन जेनोसाइडल, उन्होंने जो किया उसमें हमें उन्हें बचाया। और अब उन्हें ये भी नहीं समझ आता है, क्योंकि वो नफरत को इनके पॉलिटिशियंस ने भी, सियासतदानों ने जो इन्हें इस्लाम का चूरन बेचा, उसमें ये नफरत इतनी दूर ले जा और चुकी बड़ा है हास्यास्पद ये है कि आज वो जमाती भी विजय दिवस मना रहे हैं। देखिए, वो जमात इस्लामी अगर आज विजय दिवस मना रहे हैं, तो जब हमारी आर्मी गई थी तो उस समय भी ये मुक्ति बाहिनी के अगेंस्ट थे और उस समय भी ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़े थे। तो ये मुझे नहीं पता वो क्या मना रहे हैं, पर अब देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा और खोल देता हूं कि ये मेरे हिसाब से कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका है, रशिया के कोलैप्स होने के बाद अमेरिका यहाँ चाहता है, क्योंकि सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं और चाइना भी है। अब हमारी कंट्री के लिए, हमारी आर्मी के लिए देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साउथ एशिया में 9 कंट्रीज हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना भी आना चाहता है, जो कि पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी स्टेट यूज करता है, हमारे दोनों बॉर्डर्स को अगर वो हीट अप करना चाहता है। बांग्लादेश में मैं बड़ी मुझे उसमें कहने में कोई वो नहीं है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, जो हमें, हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमें वहां से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को और हमें में भी पुश बैक देना चाहता है, क्योंकि हम अमेरिका के एलाय नहीं बन रहे, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। बस मैं एक बात और बोलूंगा कि देखिए, साउथ एशिया में 9 कंट्रीज हैं, तो हमारी आगे आर्मी का इतना बड़ा एटलीस्ट डेटरेंस का रोल है कि मैं उन कंट्रियों के नाम गिनाऊंगा, बाकी आपके दर्शक और सब समझदार हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब एक रिलीजन फॉलो करते हैं। चाइना, श्रीलंका, ईरान, नेपाल। नहीं तो ये तो बात है कि इस्लामिक जिहाद की सोच जो है, कट्टरपंथी सोच है, एक बड़ी वजह है। जो भी इस तरह की अस्थिरता अगर हो रही है, या फिर बिना ये देखे कि अर्थव्यवस्था देश की क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, उनके लिए कोई पाकिस्तान देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण। वहाँ पर कट्टरपंथियों की सोच ही हावी है, वहाँ भूखे नंगे हो चुके हैं, भिखारी बन गए, फिर भी परमाणु बम और हथियार, गोला बारूद, भारत के खिलाफ साजिश, यही सब चलता है। उन्हें अपने ये अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि बांग्लादेश भी उसी राह पर निकल पड़ा है। मैं आता हूं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूँगा, और मैं छोटे छोटे जवाब सभी मेहमानों से, चूँकि बहुत बड़ा पैनल है आज, और पैनल रखने की वजह भी यही है कि आज विजय दिवस है। तो मेजर साहब, ये जो हमारी भारतीय सेना ने आज से 53 साल पहले किया था, ये इससे ज़्यादा बढ़कर आज हम कर सकते हैं। तो क्या हम
एक खामोशी जो, या फिर हम खामोश तरीके से कुछ कर रहे हैं, या फिर अभी हम मान कर चल रहे हैं कि डिप्लोमेसी वाली भाषा से मान जाएंगे? आज प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि कुछ कीजिए, तो संत कह रहे हैं कुछ कीजिए, साधु संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा दिख रहा है सड़कों पर। तो हम तो 53 साल पहले जो थे उससे भी और ज्यादा हम मजबूत हैं। देखिए, परिस्थिति होती है, परिस्थितियां डिफरेंट हैं, इस समय डिफरेंट है, और पर समय उचित समय पे वो कार्य करेंगे। इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर, दूसरा जो इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर है डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें खासकर अमेरिका है, वो बहुत जरूरी है। यूएन में भी इस बात को ले जाया जा सकता है, और हमारी डिप्लोमेसी की वजह से वर्ल्ड में इसका संज्ञान लिया है। यूके की पार्लियामेंट में भी इसका खंडन किया गया है, यूएस में भी कह चुके हैं, अभी ट्रंप आने वाले हैं, तो डिप्लोमेसी को और एग्रेसिवली इसको लाना पड़ेगा, और मुद्दे को यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भी किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सब तरीके के अटैक हो रहे हैं, ये पूरे कंट्री के अंदर में हो रहे हैं, और वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, तो उन सब लोकल को के ऊपर अटैक करके उनको खत्म तो नहीं किया जा सकता। वो तो ये है कि ये तो गवर्नमेंट को इनको सोचना पड़ेगा, जबकि यूनिस्ट जो हैं वो उनके काबू में कुछ है ही नहीं। अभी जो है, जो उनका फारूक आजम एक एडवाइजर है, वो कहता है कि जी विजय दिवस जो वो ढाका में न मना करके पूरी जगह ये विजय मेला बनाएंगे, विजय मेला लगाएंगे, और वो हमारी जो मुक्ति स्वाहिनी सेना 9 महीने तक लगी, वो जो 13 दिन में हुआ है उसको भूल करके वो 9 महीने की बात कर रहे हैं। तो वो डाइवर्ट कर रहे हैं अभी मुद्दों को। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने 8 वेटरन और 2 सर्विंग ऑफिसर्स जो कलकत्ता में भेजे हैं, लेकिन क्या मुक्ति योद्धा भी हैं? मुक्ति योद्धा भी तो ये बात नहीं भूलेंगे। अगर चंद गए हैं, हाँ मेजर साहब, चंद कट्टरपंथी अगर ये डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति योद्धा तो कहेंगे कि नहीं साहब, भारतीय सेना ने हमें ट्रेनिंग दी तब हम जाकर लड़ पाए। हाँ, मुक्ति योद्धा तो इस बात को कहेंगे, लेकिन आजकल जो है सारा कुछ ओवरवेल्म जो वो टेक ओवर कर लिया है जो कट्टरपंथी होना है। और कट्टरपंथी तभी से जमात इस्लाम जो है वो भी उस समय अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जिनको ये रजाकार इसीलिए कहा जाता था कि हाँ ये जो है इन्होंने किया है। तो वो सोच इनकी खत्म नहीं हुई, और खत्म होने पे इससे पहले शेख हसीना के टाइम में इनके ऊपर लगाम लगी हुई थी, और वो लगाम छोड़ दी गई है, उनको टेररिस्ट को रिलीज कर दिया गया है, और इनके ऊपर जो वहाँ बैन लगे हो तो खत्म कर दिया है। तो इन्होंने फिर ओवरटेक करके उधर से आईएसआई और पाकिस्तान मिलकर के इनको भड़का रहे हैं। यही विडंबना है, यही विडंबना है, और यही सवाल है कि जिस पाकिस्तान से हमने अलग करके बनाया अलग देश, जिस पाकिस्तान की प्रताड़ना से अलग बनाया, जिस पाकिस्तानी सेना के बलात्कार और नरसंहार से हमने इन्हें छुड़ाया, वो फिर पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वो अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहे हैं। मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास भी, लेकिन एक रिपोर्ट यहां पर दिखाना जरूरी है। रिपोर्ट के जरिए बताना जरूरी है, ये रिपोर्ट के जरिए बताना जरूरी है कि ये 53 साल पहले जब हमने प्रहार किया था तब हमने बचाया था आपको, और आज पाकिस्तान के साथ आप मिलकर भारत से दुश्मनी ले रहे हैं, तो पाकिस्तान तो खुद बर्बाद हो चुका, आप भी बर्बाद होगे। विजय दिवस पर यूनिस की सरकार को ललकार, याद करो भारत का 53 साल पहले वाला प्रहार। Bangladesh, your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you. जब हमने तोड़ा था पाकिस्तानियों का अहंकार, बांग्लादेशियों को बचाने के लिए किया था करारा वार। भारतीय सेना और मुक्ति योद्धाओं ने बरपाए थे कहर। सिर्फ 13 दिन में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को करना पड़ा सरेंडर। जिस पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख बांग्लादेशियों का किया था कत्लेआम, जिस पाकिस्तानी सेना ने 40 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का किया बलात्कार, आज उसी पाकिस्तान की गोद में क्यों बैठ गई तुम्हारी सरकार? भारत से दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हो गया पाकिस्तान।
पाकिस्तान की राह पर चलकर बांग्लादेश को भी करोगे बर्बाद। विजय दिवस पर कड़ा संदेश, नहीं सुधरे तो बर्बाद होगा बांग्लादेश। यकीनन अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा, यूनुस सरकार नहीं सुधरी तो बांग्लादेश बर्बाद होगा और बर्बादी की शुरुआत हो भी गई है। जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि वहां पर क्या स्थिति है महंगाई को लेकर, और वहां चावल, आटा, तेल ये सब कुछ मिलना बंद हो गया, शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है। जरा ग्राफिक्स दिखाइए। बांग्लादेश की बर्बादी शुरू हो गई है, बाजारों में चावल खत्म हो गया है और वहां अनाज जो है, चूंकि यहां से सप्लाई होता है मार्केट से, आटा भी खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। और एक एक करके जो सामान है, वो सामानों की शॉर्टेज के कारण जो पाकिस्तान की स्थिति हमने देखी, पाकिस्तान में सामान की सप्लाई बंद होने पर क्या स्थिति हो गई थी, तो ये बर्बादी शुरू हो गई है। सब्जियों के दाम भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब हिंसा के बाद बुरा हाल है बांग्लादेश में। स्थिति ये है कि बांग्लादेशी टका में भी, जो टका वहाँ की करेंसी है, वहाँ में टका में भी भारी गिरावट आ गई है। भारत का 1 रुपया बांग्लादेश का 1 टका 41 पैसे हो गया है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये बताना है कि बांग्लादेश दरअसल भारत से दुश्मनी लेकर खुद बर्बाद हो रहा है। 100 भारतीय रुपये 143 टका के बराबर। आर्थिक हालात डावाडोल है। जल्दी से दिखाइए कि कैसे भिखारी भी बनता जा रहा है बांग्लादेश। भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान जैसे घूम रहा है, वैसे ही पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश धर्मांध हो चुका है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में जिहादी और कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और साथ ही साथ उन्हीं कट्टरपंथियों की शह पर एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना की बात हो रही है और उसी तर्ज पर ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश बर्बाद कैसे हो रहा है, उसका एक और ताज़ा उदाहरण भिखारी कैसे वो बन रहा है। दुनिया से $8 बिलियन की भीख मांगी गई है बांग्लादेश की ओर से। बांग्लादेश पर $100 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज है और अब ये भीख मांगी जा रही है कि साहब हमें खाना है। IMF से $3 बिलियन की ज़रूरत है। कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए $3 बिलियन की ज़रूरत है। अब समझिए कि इसके लिए IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी जा रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उसके बाद फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों के पास भी आऊँगा। हिमांशु जी, ये तो हमने जो आंकड़े बताए ये शुरुआत भर है। पाकिस्तान जिस मुकाम पर पहुंच गया, शायद उस मुकाम पर बांग्लादेश को पहुंचाना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार। विजय दिवस के दिन क्या हुआ था शायद वो भूल चुके हैं या कट्टरपंथियों के चक्कर में भूलने का नाटक हो रहा है। लेकिन आम जो बांग्लादेशी आम आवाम जो आज विजय दिवस मना रहे होंगे, उनके जहन में तो वो 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर याद होगी। भारतीय सेना के समर्पण करवाने के वो नज़ारे याद होंगे। आप किससे अपेक्षा रखते हो भैया? जब आदमी कोई सोया हुआ होता है ना, उसे उठाया जा सकता है, मगर जो सोने का ढोंग करता है ना, उसे उठाया नहीं जा सकता। ये इस्लाम का चूरण इतना ज्यादा बिक चुका है कि उनको यहूद और हनूद के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और जहां पर बात आती है यहूद को या हनूद को खत्म करो, वहां पर आपकी मां के बलात्कारी के साथ में आपको हाथ मिलाना चाहिए। ये उनकी रणनीति है और इसी तहत ये काम करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो ये हकीकत है कि आप ही के रिपोर्ट ने बताया कि 40,000 बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार। चलो मैं धर्म छोड़ देता हूं, इस्लाम धर्मी हो या हिंदू धर्मी हो, 40 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ, ऐसा आपका रिपोर्ट बता रहा है। बलात्कार किया किसने? यही जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने किया। और मैंने तो अपने भारतीय आर्मी के वेटरन से सुना है ये कि जब उनको पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ में क्यों मिल रहे हो फिर से, तो बोले क्या हो गया, वो भी तो इस्लामी थे। समझ में आई बात? जो मैं बता रहा हूं वो गंभीर विषय है। जहां इस्लाम के चूरन की बात आती है वहां वो सब एक हो जाते हैं। आपने इतने सवाल खड़े किए सबके लिए, मगर जो बेसिक बुनियादी सवाल है उसको नहीं किया अभी तक कि ये कैसा एक चूरन है कि जहां पर एक धर्म के नाम पे वो लोग भूखा मरने को तैयार है। अपनी मां के बलात्कारी को, आपकी बहन के बलात्कारी को अपने साथ लेने को तैयार है
और यही आप जमात कर रही है वहां पर। और कर्नल साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे देश में भी हैं। ऐसे लोग, देखिए, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना। आपको ये भूखंड को अलग अलग देशों में हमने बांटा है भैया। इनका तो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम बना हुआ है। क्योंकि सुरेंद्र जी ने भी जिक्र किया अलग अलग देशों का, लेकिन हर देश में फॉलोअर्स क्या है? इस्लाम को मानने वाले। तो इस्लामिक जिहाद वाली सोच जो है, तब तो फिर हिमांशु शुक्ला जी, हम बांग्लादेश कर रहे हैं या इससे पहले पाकिस्तान देख रहे हैं, ये स्थिति तो हमारे अंदर भी है, हमारे देश के अंदर भी ऐसी कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं। और कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये भी खतरा है। जी, कर्नल साहब तो नाम नहीं ले पाए, लेकिन कर्नल साहब ने एक इशारा जरूर कर दिया। और सबसे पहले तो मैं ये बात बताने के पहले विजय दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी सभी महान हमारे शहीद हुए हैं और जितने हमारे सैनिक हैं, उनको मेरा नमन। अब मैं कर्नल साहब की बात को एक आगे बढ़ाता हूं कि उन्होंने बोला कि हमारे देश में बहुत ऐसे दुश्मन हैं। तो आपने पूछा कि कौन दुश्मन है, तो उन्होंने बोला जो बाहर से, जैसे सोरोस से पैसा लेते हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सोरोस का पैसा किस पे आया है, कौन सी ऐसी पार्टी है, अपने अंदर के लोग हैं, कदम उठाए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जो कड़ा नेतृत्व है। आज मोहम्मद रफीकुल जो विदेश विभाग के प्रवक्ता है, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम मिलकर इस समस्या को दूर करेंगे। मोहम्मद ताहिद हुसैन जो विदेशी विभाग में है सेक्रेटरी, उन्होंने बोल दिया है कि हम ये गतिरोध को कम करेंगे और भारत और बांग्लादेश के बीच जितनी भी समस्याएं हैं या हिंदुओं पर जो भी समस्या हो रही है उसका हम निवारण करेंगे। ये क्यों हुआ है? अब जैसे आपने बोला कि बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है उसको काफी फर्क पड़ रहा है। जैसे कपड़ा है, तो बांग्लादेश कपड़े के निर्यात तो बहुत चलता है, लेकिन कपड़ा आता कहां से है? कॉटन आता कहां से? भारत से आता है। बिजली आती कहां से? 80% झारखंड से आती है। राइस और वीट कहां से आता है? भारत से आता है। तो हम देख सकते हैं हमारे नेतृत्व में जो है विक्रम मिश्री जी के जाने के बाद हालात बढ़े हैं। और मैं ऐसा ही कहूंगा कि जल्दी जल्दी ये खत्म होगा और शेख हसीना जी वापस आएंगी, और शेख हसीना जी के आने के बाद ही ये सब तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जो बात अब तक निकल कर आई, सुरेंद्र जी भी जो कहा, कर्नल साहब का भी इशारा, या फिर हिमांशु भट्ट जी भी कह रहे हैं, जेके बंसल साहब का भी इशारा, कि एक सोच है, ये एक डॉक्ट्रिन है इस्लामिक जिहाद वाली। तो हम बड़ा दुश्मन बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस को ना मानकर हम ये माने कि बड़ा दुश्मन क्या है? बड़ा दुश्मन तो ये है चंद्रमोहन शर्मा जी, और इस दुश्मन को पालने वाले यहां भारत में कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने तो पार्टी का नाम ले लिया। अब चंद्रमोहन जी बताएं कि वो सोरोस जी से पैसे क्यों लेते हैं। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी जवाब देंगे। जी, सबसे पहले मैं उन जाबाज देश के सैनिकों को जिन्होंने इस विजय दिवस के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, और उसको नमन करता हूं और उस नेतृत्व को सलाम करता हूं जिस नेतृत्व ने किसी के प्रेशर के बिना उसके बाद भी वो ठीक करा जो ठीक होना चाहिए था, वो ठीक था। और उसके बाद कुछ प्रश्न खड़े हुए, उनका जवाब जैसा प्रश्न आया है वैसे दे देता हूं। कुछ लोग आज देश में ऐसे भी हैं जो बातें करते हैं लेकिन कमजोर और कमजोर नेतृत्व के सहारे रहते हैं। ओसोस की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं, लेकिन 10 और 11 साल के शासनकाल के अंदर उनके पास एक भी प्रूफ और सबूत नहीं होता कि वो किसी भी तरह से कर पाए। ये कमजोर नेतृत्व है। ऐसा ही कमजोर नेतृत्व है जिसने अपने पड़ोसी के साथ उस संबंधों को खराब कर दिया कि जो पड़ोसी कल आपके साथ खड़ा था, वो पड़ोसी उसके पास चला गया जिसकी माँ बहनों की इस्मत तो लूट ली गई थी, उसके बाद उसके पास चला गया। वो कमजोर नेतृत्व कौन है? वो देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि अगर बदजवानी और जवानी होती रही तो देश के जवान शहीद होते रहेंगे और इनके बच्चे बाहर पढ़ते रहेंगे, वो लोगों के, और देश के अंदर उन नौजवानों का और उन देश के सिपाहियों का आरोप ये लग रहे हैं कि ऐसी विदेशी ताकतों के साथ आप खड़े हैं जो विदेशी, हाँ, उन आरोपों पर। पहले तेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। आप फिर वही, आप उधर कभी डिस्टर्ब नहीं किया था आपने। नहीं, मैं डिस्टर्ब आपको नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा कि जो आरोप लगे हैं उस आरोप पर मेरी लैंग को मत तोड़िए ना, आप मेरे बात जो दिमाग में डिस्टर्ब करते हैं आप। हाँ, अब उसके बाद उस कमजोर नेतृत्व, उस कमजोर सरकार के जो भी नेता प्रवक्ता अगर टीवी डिबेटों में आते हैं और भाषण देते हैं,
वो आज तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर वो किसी पे हस्तक्षेप करते हैं तो उसके बाद क्या रीजन है? सिर्फ वोटों की राजनीति करना, जिसके कारण आज उन्हीं की नीतियों के कारण नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी आपके पड़ोसी देश आज आपके साथ एक मत नहीं हो पा रहे। ये टोटल सरकार और विदेश नीति की विफलता है, जिसके कारण आज ऐसा हुआ। और देश के उन जवानों की जाबाजी के कारण, ठीक है, जहां हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, आज एक छोटा सा देश जो हमारी रोटी पे पलता है, आज वो हमें अहंकार दिखा रहा है। और उनके नेता आज बात करते हैं उस नेतृत्व की जो देश की प्रधानमंत्री थी और जो देश की प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका तक कहता था। तो ये वो कुछ ठीक है लोग चंद्रमोहन हैं। जी, अब अब ये समझ लीजिए, तो आप कह रहे हैं कमजोर नेतृत्व, ठीक है। मैं कह रहा तो हूं कि इल्हान ओमार से राहुल मैं गांधी कह रहा हूं जो कि एंटी इस्लामिक इंडिया है, एक क्यों मिलते हैं सेकंड जाके? इसका जवाब दे दीजिएगा हिमांशु जी। मैं कह रहा हूं जो आम राय अभी यहां बनती हुई नजर आ रही है गेस्ट पैनलिस्ट में, जिसमें जो 1971 जंग के जांबाज हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही जी, वो भी हैं हमारे बीच। तो उन्होंने ही कहा है, चलिए आप बीजेपी को भूल जाइए, उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग हमारे देश में हैं और ये खतरा है, और इस्लामिक जिहाद वाली सोच, ये कट्टरपंथी सोच ज्यादा जिम्मेदार है। इस सोच का इलाज जो है, इस सोच का इलाज आप किसी देश और राष्ट्र और कूटनीति के जरिए नहीं, क्योंकि ये सोच वाले लोग हर जगह हैं और ऐसे लोगों को आप अगर शह दे रहे हैं, अगर आप पर आरोप लग रहा है, तो उस नजरिए से आप जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं सलाम करता हूं अपने कर्नल साहब की इन बातों का कि उन्होंने एक बिना उसके आते हुए विजय कुमार शाही जी ने जो बातें कही वो सच है। मैं झूठ नहीं कहता हूं कि सच है, लेकिन सरकार क्यों मुख बनी बैठी रहती है? सरकार इसके ऊपर रोटियां क्यों सेकती है? क्यों आज देश की वो सरकार जो 11वें-12वें साल के अंदर आने के बाद, देश के अंदर प्रचंड बहुमत आने के बाद, उसके आने के बाद क्यों ध्रुवीकरण सरकार फैली? जिम्मेवारी किसकी थी? क्या कर्नल साहब की थी? क्या उन सरकारों की थी जो आज देश में सत्ता पे नहीं है? अगर पुरानी सरकारों की कुछ कमियां थी और कमियों के कारण देश के लोगों ने उनको नकार दिया और आज वो सत्ता पे नहीं है और विपक्ष के अंदर ठीक है, खड़े हैं, जवाब तो क्या सरकार के अंदर मजबूत व्यक्ति भाई कार्रवाई विपक्ष को कीजिए, आपकी विलियम सरकार है, ऐसे क्या वो लोगों को बार-बार पकड़िए, इंटरप्रिटेशन खड़ा करेगा? ऐसे लोगों को पहचानिए, पकड़िए, एक्सपोज कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। हम ये जो लोग बोलते हैं ना, हमने जब बोला घुसपैठ करते तो ये कहते हैं आपने जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक, इंडियन आर्मी हमारी है, सेंट्रल के अंडर हम मानते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे 96% फेंसिंग हमने कर दी है। 4% ऐसे इलाके हैं जिसमें नदी, पहाड़, भयानक जंगल, उबड़ खाबड़। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं पूरा जवाब देता हूँ, मैं पूरी जवाब देता हूँ। अरे मेरा जवाब आपका मैं दूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, ठीक है? देश के अंदर घुसपैठ कौन होने दे रहा है? ये जो वहां की पार्टियां हैं, वहां पे उनके आधार कार्ड बदल देती हैं। आप दिल्ली तक में देखिए, दिल्ली में जहांगीरपुरी जगह, अरे भाई साहब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा ना, मैं आपको बोलने का दूंगा, मेरे बीच में मत बोलिए। सवाल मेरे से पूछा गया है, मैं बता रहा हूं। ये जो पार्टियां हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए काम कर रही हैं, दिल्ली जैसी जगह जहांगीरपुरी में नहीं, वो आरोप लग रहा है आप पर, आम आदमी पार्टी कह रही है आपने बसाया, बीजेपी की सरकार ने बसाया। आवाज में कुछ खराबी आ रही है, आवाज में कुछ खराबी आ रही है। कर्नल साहब, हाँ। नहीं, किसने बसाया? उन्होंने आज सर ये आरोप प्रत्यारोप अगर ऐसा है, रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है, बीजेपी ने बसाया दिल्ली में, भाई कैसे दिल्ली में कैसे घुस गए ये लोग? चलिए बांग्लादेश से आ गए, बॉर्डर से आ गए, दिल्ली तक कैसे घुस जाते हैं? जम्मू में रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो इन घुसपैठियों को भाई कोई तो घुसाता है और आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब बनवा देता है और ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रखने वालों को प्रश्रय देता है। आज प्रियंका गांधी ने संसद में मसला उठाया, अच्छी बात है, लेकिन अगस्त महीने से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्यों नहीं कहा उन्होंने? ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आज अगर उन्होंने सवाल उठाया, सवाल पहले भी उठ सकता था। सवाल विपक्ष का उठाना काम है, आज उठाइए चंद्रमोहन जी, उठाना चाहिए था आपको, पहले क्यों नहीं उठाया आपने? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं लगता हूँ। आज पूरी सरकार एक बार एक धर्म के साथ खड़ी है और अगर एक धर्म की बात अगर हम करते हैं तो वो हम नहीं करते। ये बात सरदार पटेल के द्वारा की हुई है। सरदार पटेल ने कौन से धर्म के धर्म? नहीं, यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद एक धर्म है सर, यहाँ पर राष्ट्रवाद धर्म है, डिबेट नहीं है। लेकिन अगर कोई बात, अगर विपक्ष के नेता की किसी बात को पकड़कर आप
ये बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे हिंदू वर्सेस मुसलमान, तो मुझे हमें नहीं नहीं जवाब नहीं, देना हिंदू पड़ेगा। वर्सेस मुसलमान नहीं कह देश रहा हूं, के मैं कह अंदर रहा हूं सर कि देश गाजा पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का पोस्ट आता है और मुझे इंतजार करना पड़ता है दिसंबर तक का, अगस्त से दिसंबर तक का। आज उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कुछ कीजिए। इतना लंबा वक्त गुजर जाता है तब जाकर। जल्दी से हिमांशु जी, उसके बाद कर्नल साहब और हिमांशु भट्ट जी। नहीं, जब जब ये सेक्युलरिज्म, जब हिंदुओं पे अटैक होता है तब इनकी सेक्युलरिज्म के सूरमों पे कुछ नहीं असर पड़ता है। ये जब जय फिलिस्तीन का हम खिलाफ बोलते हैं तब ये उसके समर्थन में आते हैं कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर जय फिलिस्तीन बोला है तो उसके समर्थन में रहते हैं। लेकिन हिंदुओं पे कुछ हो जाता है तो इनको कुछ बोलना नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तब इनकी पार्टी जो है 98 करोड़ रुपए मुस्लिम परिवारों को दे देती है। हिंदुओं के लिए, इनके लिए एक शब्द नहीं निकलते हैं। आज जब इनको इतना विरोध किया गया है हिंदुओं ने और भारत के लोगों ने, जब कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध किया है, उसके बाद प्रियंका गांधी के कर्नल साहब कुछ कहना ये चाह शब्द रहे थे। निकले हैं, ठीक है तो सर। ये जो है पार्शियल है हिंदू और मुस्लिमों के लिए, अपने वोट बैंक की खातिर ये पार्शियल है। ठीक है, कर्नल साहब आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए, हम शायद एक बड़े छोटे लिमिटेड दायरे में पूरे के अंदर अंदर सोच रहे हैं। एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, म्यांमार में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, ये सब हमारे आसपास हो रहा है और उसी तरह की कोशिश भारत के विरोध में की जा रही है। भारत ने अमेरिकन के खिलाफ, सैंक्शंस के खिलाफ हमने रशिया से ऑयल लिया, यूरोप में बेचा। हमने अपने अनाज के एक्सपोर्ट को लिमिटेड किया ताकि हमारी जो 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है उसमें ब्रेक ना लगे। ये सब जो एक चैलेंजेस उस कंट्री को जो चाहता था कि हमारा वर्ल्ड इज द लास्ट वर्ल्ड, उनको पसंद नहीं आए और वो उसको अवेज करने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। अब प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इसके खिलाफ करिए, क्या करिए? क्या हम युद्ध शुरू कर दें? एक यूक्रेन का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, एक चाइना का फ्लैश पॉइंट ऑलरेडी झूले में झूल रहा है, हम एक और फ्लैश पॉइंट खड़ा कर दें। इजराइल, ईरान और इजराइल के इर्द गिर्द के तमाम जो कंट्रीज हैं वो उसकी आग में झुलस रहे हैं। क्या प्रियंका चाहती हैं कि हम अपनी जो 5th से 3rd इकोनॉमी में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़कर बांग्लादेश के साथ युद्ध करना शुरू कर? ये उसी सोच को शामिल हैं कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी को नीचे गिराया जाए। बांग्लादेश के विरुद्ध काम करने के और बहुत तरीके, मैं ये नहीं कहता कि हम उनको पनिश नहीं करें, जरूर करें। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पर जैसा अभी वो असर दिख रहा है, इम्पैक्ट दिखने लगा है। बताया, तो वो असर अभी दिखने लगा है और हम और कुछ कर सकते हैं। एक तो कटोरा खान घूमते ही है, हम एक और कटोरा खान बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, एक कटोरा खान तो घूम रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान को कटोरा खान हमने बना दिया, बांग्लादेश भी कटोरा खान बन रहा है, लेकिन यहाँ जो मुफ्त का दाना पानी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ जो हैं, उनका क्या? उनको अंकुश लगाने की जरूरत है और उसका तरीका और स्टेप तो है जो हम ये हो गया, इसने लाया, उसने लाया, उसने लाया, सवाल वो नहीं है। हाँ, सवाल है कि इनको हटाना है, निकालना है, रिपोर्ट करना है। और इस तरह का उसमें जो यहाँ पर सियासी हाई तौबा और छाती पीटने लगते हैं बहुत सारे लोग, अरे मानवता, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा मानवता है, उनको भी साथ भेज दो। वो अभी कदम, हाँ हिमांशु भट्ट जी, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। डिफिकल्ट सिचुएशंस नीड डिफिकल्ट सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली सर, इंटरनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है, देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई सियासत नहीं है। मैं आता हूं जेके बंसल साहब और हिमांशु भट्ट जी, जल्दी से हिमांशु जी। मुझे ये जो कर्नल साहब ने बताया ना, बहुत सही बात बताई। देखिए, जम्मू का उदाहरण ले लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी बिजली पानी बंद कर दिया, तो कौन दौड़े दौड़े गए, कौन छाती पीटने लगा?
ओमर अब्दुल्ला। पता चला हमें कि वहां पर लाके किसने बसाया था जम्मू के अंदर वो रोहिंग्यास को 35-40 हजार। वैसे ही बात दिल्ली में भी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जहां पर हम लोग डील देते हैं वहां पर ये चढ़ के बैठने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं पता कि बाप नहीं मगर दादा है। देखिए ये चीज समझने की जरूरत होती है काफी लोगों को। इसीलिए आज भी उकसाने के लिए प्रियंका गांधी जी संसद भवन में फिलिस्तीन का बैग लेके जाती है, फिलिस्तीन का बैग लेके जाती है। जैसे आपने कहा ना ऑल आइज आर ऑन गजा, वैसे आज फिलिस्तीन का बैग लेके गई। उनको वो 7 अक्टूबर 2023 नहीं पता, उनको खाली फिलिस्तीन पता है। तो उनसे उम्मीद कर रहा कि ये बात कर ले। आपने भी कहा कि उन्होंने आज तो संसद में भी कह दिया भारत सरकार क्यों कुछ नहीं कर। अरे उनको क्या पता है भारत सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है, एक ओवर्ट ऑपरेशन होता है, और काफी चीजें बहुत अच्छी तरह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक तरफ क्या वो चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश थी क्या कि फिलिस्तीन का बैग दिख गया तो थोड़ा हम बोल रहे हैं आज हिंदू पर? नहीं, यही बात होती है। आज देखिए एक ही दिन में एक तरफ फिलिस्तीन का बैग लेके जाती है और दूसरी तरफ हिंदू के लिए बोलती है। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन चंद्रमोहन जी, उसके बाद फिर आप सुरेंद्र जी और जेके बंसल साहब हैं जी। तराजू के 2 पार्ट होते हैं, अगर एक पार्ट के ऊपर वजन रख दिया जाए तो एक पार्ट नीचे चला जाता है, एक पार्ट ऊपर चला जाता है। तराजू पकड़ने वाले के लिए दोनों ही सहूलियत होती है। अगर उसको कोई सामान पे खाली रखना है तो भारी कर सकता है। वो नीति भाजपा और भाजपा के समर्थक की है। कांग्रेस की नीति तराजू को हाथ में पकड़कर ये बताना है कि आज की सरकार की नीति क्या है, वो क्या नीति के साथ किन विषयों को देश की जनता के सामने रख रहे हैं। ये प्रियंका गांधी का मैसेज था, जिसपे आज हिमांशु जी ने भी तर्क दे दिया, क्योंकि ये तर्क वाजिब था। अगर आपको सोए वो को ना जगाया जाए, कहते हैं ना जिसकी आंखें हो तो वो देख नहीं सकता तो उसे जगाए कैसे, जिसके कान हो वो सुन नहीं सकता तो उसे सुनाए कैसे, और जो बोल सकता है बोलता ही रहे। कर्नल साहब पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि बांग्लादेश से हम युद्ध करें और 3-3 मोर्चों पर एक साथ लड़ें। हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप क्यों है और राजनीति क्यों कर रही है? वो क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले रही, क्यों नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रही? जब उनके जाबाज बयानवीर हिंदुस्तान के अंदर बयानवीरी करते हैं हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पे, तो वहां पर होने वाले उस और रोहिंग्याओं पर जब कार्रवाई होती है तो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी के नेता और आप जिस सरकार में हैं उस सरकार में सहयोगी पार्टी के प्रमुख नेता मानवता की दुहाई क्यों देने लगते हैं बिजली पानी कटने पर? वो ठीक भाजपा की तरह कैसा हो गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, और ये डिसाइड कैसे? हाँ, कर्नल साहब आपसे पूछ रहे हैं जी। कर्नल साहब, ये फैसला आपने कैसे ले लिया? क्या आपको जानकारी है कोई इंटरनल सोर्सेज के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने क्या क्या एक्शन अब तक पूरे कर लिए हैं, क्या क्या एक्शन पाइपलाइन में है? हर चीज को पब्लिक तौर पर बताना आवश्यकता भी नहीं होती और हर चीज को पब्लिक तौर पर किया भी नहीं जाता। ये कहना सरासर गलत बेबुनियाद है कि सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हालत बांग्लादेश की पिछले 3 हफ्तों में कहां से कहां पहुंची है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां जाकर आ गए, डेलीगेशन वहां जाकर आ गया, और उसके बाद जो उनके जी कंजे कसे जा रहे हैं इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी, डिक्लासिफाई। बिल्कुल, और ये बताकर नहीं होती बहुत सारी चीजें। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की अगुवाई, ठीक है सर, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भी थी, तो ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार सब कुछ बताकर, मनमोहन सरकार सब कुछ बताकर होता था। उस सरकार की अपनी नीति होती है, सियासत के लिए सब कुछ आप करेंगे तो अलग बात है। जी सर, हर पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए, हर नेता को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को फौज के सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। ये लोग मौका देखते हैं कान खींचने का, ये लोग मौका देखते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ब्लॉक करने का, ये लोग मौका देखते हैं कि किस तरह से भारत की बदनामी
विदेशों में की जाए। ये लोग मौका देखते हैं कि किस तरह सरकार की जो कारगुजारी है, जो एक सोची सोची समझी रणनीति से चल रही है, उसको डिरेल किया जाए। क्या चंद्रमोहन जी। आवश्यकता है इनको जानने? देखिए, ये तर्क बिल्कुल मैं इनके लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन ये तर्क उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जो लोग जब किसी सरकार के अंदर कार्यरत होते हैं वो और आपको वो उन कह रहे हैं सर कार्यरत डायरेक्टली। होते हुए इन विषय पे नहीं अरे बोलते, लेकिन चंद्रमोहन जी, बोलते वो कब है आपको कह रहे जब हैं कोई देश चंद्रमोहन जी, विषय अब बन आपको जाता कह है। रहे हैं डायरेक्टली, अगर आपको कह रहे हैं। आज वो इन विषयों को रख रहे हैं तो वो प्रश्न और उनके इसी जवाब के अंदर वो भी सच्चाई छुपी हुई है जब उस समय की सरकार के समय वो लोग कार्यरत थे। अगर आज वो इस पीरियड पे आके कह रहे हैं तो ये प्रश्न उन पे भी खड़ा कर्नल होता है कि साहब, आज वो आपको भी देश विरोधी हिंदुस्तान बोला की जा रहा है, शान अब पे है या खड़ा नहीं, कर इसका रहे हैं। जवाब दीजिए। घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हैं, हाँ या ना? आप अरे बोलिए, आप हैं, आप ये पॉपकॉर्न काम की करते तरह हैं आप आप। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए। मैंने कर्नल साहब जी को जैसे जवाब देना है सभ्यता से दे रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। नहीं हिमांशु नहीं, जी, तो आप आपको पॉइंट बताइए कर ना, रही आप पे देश थी, विरोधी जब बातें आप लोग करते हो, जब ये करते हुए आपको नहीं शर्म आती है, अब आप गोल गोल घुमा रहे हो बातें। अरे वो आप बताइए ना, आप आपके जैसे नेता प्रतिपक्ष क्यों मिलते आप हैं इल्हान जैसे उमर लोग से, चाइनीज एम्बेसडर से, मणिशंकर अय्यर आप पाकिस्तान में जैसे जाके लोग नहीं बोलते हैं हमारी डिसाइड सरकार करेंगे बनवा दो, कि तो कांग्रेस आपको के हम लोग कुछ कर देश देंगे। विरोधी हैं। वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे जो कभी अंग्रेजों की के पास खड़े होकर अंग्रेजों के प्रति वो जवाबदेही दे रहे थे। ठीक है सर, ठीक जो है। अंग्रेजों के साथ खड़े होके सुरेंद्र सिंह जी और उनके लिए जेके वो बंसल आगे साहब निकले बहुत थे, देर वो से इंतजार जवाबदेही कर रहे हैं। नहीं, सॉरी वो प्लीज जवाबदेही चंद्रमोहन होंगे। जी, देखिए कांग्रेस के लिए मत बोलिए आप। हर चीज को सियासत के सुमित चश्मे जी। से मत देखिए, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सुरक्षा से ऊपर सियासत नहीं है। रोहिंग्याओं को भगाने के लिए कर्नल साहब ने एक लाइन में कहा और बहुत साफ शब्दों में कि अब आप रिस्क ले रहे हैं बॉस, वोट बैंक के चक्कर में। और आप कल ही हमने इसी 5 बजे डिबेट किया, फिरहाद हकीम ममता सरकार में मंत्री हैं, क्या कहते हैं? मंत्री हैं, मिनिस्टर है, कोलकाता के मेयर हैं, और कहते क्या हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम अभी अल्पसंख्यक हैं और बहुत जल्दी बहुसंख्यक होंगे, मेजॉरिटी में मेजॉरिटी हो गए और हम न्याय मांगेंगे नहीं, हम न्याय देंगे। तो ये तो साहब सिस्टम में घुस गए, सरकार में घुस गए हैं, और इनको सिस्टम और सरकार में घुसाने वाले आप लोग हो। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर्नल साहब ये चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बस कीजिए, इनको बाहर निकालिए, और इनसे इतना प्यार है तो आप भी बाहर निकलिए। बहुत साफ शब्दों में सुरेंद्र जी। ये वो सुमित जी, मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। एक, मैं फ्री केस स्टडी ऑफर करूंगा आपके माध्यम से बांग्लादेश को, और एक अपने सियासतदानों को शेर सुनाना चाहूंगा। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उन्हें हिंदुस्तान की 19% की पॉपुलेशन मिली, 17% रिसोर्सेज और 33% आर्मी मिली। अब आर्मी ने कहा कि भाई अब हम कैसे अपने आप को बनाए रखें, तो उन्होंने फिर एक हिंदू एनिमी कुक किया। हिंदुओं की नफरत इतनी दूर पाली कि 77 साल के पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस में सिर्फ 7 साल पाकिस्तान की जो इनकम है वो उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई है। और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि इसी हफ्ते में हिंदुस्तान को $1 ट्रिलियन, मतलब मेरे कैलकुलेटर में इतने जीरो भी नहीं है, $1 ट्रिलियन पिछले 24 साल में हमारे अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये मेरी फ्री में आपके माध्यम से केस स्टडी है बांग्लादेश को। और अपने सियासतदानों को मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का गम नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि हमें बाहर की कंट्रीज को हम निपट लेंगे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि हमें पराए शोलों का गम नहीं। मुझे खौफ उसी आतिशे गुल से है मेरे चमन में कि वही मेरे चमन को जला ना दे। तो हमें बाहर वालों से तो निपट लेंगे, जो अंदर हमारे बाग में फूल है, जो आग बरसा रहा है, मुझे डर है कि ये सियासत की जो पार्टियां इस चीज से ऊपर उठे, क्योंकि कहीं जो अमेरिका और जॉर्ज सोरोस और ये लोग करना चाह रहे हैं, कहीं हमारे आदमी अपने छोटी राजनीति के गेन में इनका टूल या वेपन ना बन जाए। बिल्कुल शुक्रिया सर, सर, आपने जय सही हिंद। कहा। और कर्नल साहब सबसे बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने ये बात कही कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 13 दिन में हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। ये हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है। ये भी दुनिया में नहीं हुआ कभी के सुमित जी कि 13 दिन में हमने 0 एलिगेशन ऑफ एनी वायलेशन ऑफ एनी ह्यूमन राइट्स और बहुत बड़ी जीत है सर। लेकिन कर्नल साहब दरअसल कर्नल साहब दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि साहब हम 93,000 क्या 93 लाख सैनिकों के साथ भिड़ जाएंगे और जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन हम चंद हजार लोगों का सरेंडर नहीं करवा पा रहे हैं भारत में, जो इस तरह की जहरीली सोच रख रहे हैं। जेके बंसल साहब,
हमारी सेना तो लड़ रही देखिए, है। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब मानवता की बात आती है उससे हमको एक लेसन लर्न करना चाहिए यूरोपियन कंट्री, खासकर जर्मनी जैसी कंट्री में, कि मानवता के बेस पर जो वहाँ के लोग आ गए और क्या हाल हो रहा है वहाँ पे, और जो फ्रांस में या जो स्वीडन में और जो यूके में, तो ये जो एक मानवता की बात है, वो मानवता के ऊपर हमें अपने देश की संप्रभुता या हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा और जो ये इस तरह की बातें हैं, इनको देखते हुए रोहिंग्या को बाहर एकदम निकाल देना चाहिए और यहाँ पे रखने को मतलब ही नहीं बनता। और रही बात इसकी, जो बार बार कहा जाता है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है, बातचीत कर रही है, बातचीत करने के बारे में वो वहाँ पे ढाका में गए हैं, और जैसे कर्नल साहब ने कहा है कि बहुत सारी अंदरूनी चीजें होती हैं और लड़ाई से कुछ पॉसिबल कुछ जो है हासिल नहीं होता। अब जैसे गाजा का उदाहरण है या यूक्रेन का उदाहरण है, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, उल्टा जो उससे जो है नुकसान ही होता है। और जो भारत सबको एक पीस का जो प्रोसेस दे रहा है या जो पाठ पढ़ा रहा है, जो वो पाठ फिर जो हमारे ऊपर हमको पहले उसको ट्राई करना है। जब बिल्कुल एकदम उनकी तरफ से कोई इस तरह की हरकत होती है या हमारे अंदर में हमारे यहाँ पे कोई अटैक होता है या उनके कोई इस तरह की हरकत होती है, तो डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया अभी जो है वो यही है कि उनकी जो इकोनॉमी के ऊपर में प्रेशर डाला जाए, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनके 80% बिजली हमारे यहाँ से जाती है। और दूसरा जो इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, जिससे अगर कुछ शांति वहां पर लानी है तो पीस कीपिंग फोर्स की कोशिश की जाए कि पीस कीपिंग फोर्स वहां पर जाकर के पीस स्थापित करेगी। वो भी इसलिए क्योंकि प्रेजेंट जो बांग्लादेश की सरकार है वो इतनी निकम्मी है, उनके जो पुलिस है या जो उनकी आर्मी है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जो यूनुस जो उन्होंने अभी इलेक्शन की बात तो कही है, लेकिन पता नहीं इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा वहां पे। तो ये इस तरह की जो वहाँ हालात हैं वो बिल्कुल, अभी जो यूनुस हैं वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। जेल से जो है टेररिस्ट को हटा दिया, मतलब छोड़ दिया गया है। वहाँ पे जमात इस्लाम काफी एक्टिव है, आईएसआई उनसे मिला हुआ है, वो सबके। और जो ये सब एक विचारधारा है, सोच है, और विचारधारा की वजह से ही बिल्कुल जो सोच आज जी कर्नल साहब जी जी कम से कम 2 करोड़। मैं बस एक सेकंड मैं ये कहना चाह रहा था कि विचारधारा कट्टरपंथी की वो मजहब की बात नहीं है। जैसे अभी आप देखिए मिडिल ईस्ट में तो सब एक ही मजहब है, लेकिन वहां पे उनकी विचारधारा कट्टरपंथी की है और जो एक विध्वंस किया है, नेगेटिव सोच है, उसका ही सारा एक नतीजा है कि वो लोग बिल्कुल मुल्क जो है वो कंगाल हो चुके हैं। कट्टरपंथी सोच को पहचान कर उस पर प्रहार करने की जरूरत है। वो आप बांग्लादेश में कभी दिख सकता है, कभी पाकिस्तान में दिख सकता है, कभी अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब, चंद्रमोहन शर्मा जी, हिमांशु शुक्ला जी, हिमांशु भट्ट जी, और साथ ही सुरेंद्र सिंह लाली जी। एक इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश जिसका उदय विजय दिवस के बाद 16 दिसंबर 1971 को जब विजय दिवस मनाते हैं, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए भारतीय सेना ने 13 दिन में मजबूर कर दिया, तो हमारी भारतीय सेना बहुत कुछ कर सकती है। भाषा, डिप्लोमेसी की भाषा समझाने की कोशिश यूनुस सरकार को की जा रही है कि अगर आप भारत से दुश्मनी मोल लोगे तो पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाओगे। ये भाषा देर सबेर समझ में आएगी, क्योंकि बांग्लादेश अब बर्बाद होने लगा है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।